हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। देखो, सोशल नॉर्म्स में सबसे पहले तो क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या है। हमारे जो सोशल नॉर्म्स होते हैं इसकी डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले पढ़ ली थी। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फॉर्मेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। देखो, प्रॉब्लम क्या होती है सोशल नॉर्म में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ग्रुप में इसका ओरिजिन कैसे होता है। जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, हमें ग्रुप में सोशल नॉर्म्स क्रिएट करने हैं, उनका ओरिजिन करना, तो होगा कैसे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे ये जो सोशल नॉर्म्स हैं इनको गेन कैसे करते हैं, यानी सीखते कैसे हैं। तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, हम उसमें इंटरेक्शन करते हैं, हम अपनी क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। और वो सिचुएशन कौन सी होती हैं, अनिश्चितताएं, यानी कि अनसर्टेनिटीज़ की जो होती हैं सिचुएशन, उसमें जब हम अपना रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी जो इंटरेक्शन होती है और हम उसमें जो अपने रिस्पॉन्स करते हैं वो मल्टीपल चॉइस होती हैं। यानी कि किस किस तरीके से कौन कैसे रिएक्ट करता है किस सिचुएशन के लिए, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट, और दूसरी क्या है कि इन्हीं से नॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। किससे, हम जो रिस्पॉन्स करते हैं ना, इन रिस्पॉन्सेज से ही नॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक, ये बात समझे। ये सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का कि ग्रुप में ओरिजिन कैसे होता है। दूसरी बात है बच्चे इन्हें गेन कैसे करेंगे। रिस्पॉन्स के टाइम पे जब हम कोई भी प्रॉब्लम में हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें सब्जेक्ट के रिस्पॉन्स, जैसे सब्जेक्ट रिस्पॉन्स करता है कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उसमें सब्जेक्ट जो रिस्पॉन्स करता है उसको जब वो एक सर्टेन रेंज तक पहुंच जाता है ना, कि इसके आगे वो उसके रिस्पॉन्स चेंज नहीं हो रहे वो, और उसका जो मॉडल पॉइंट होता है वो उन सब की कवरेज करता है, उन सबको कवर कर लेता है कि अब इसकी ये लिमिट बन गई है, ये इसका नॉर्म बन गया है कि ये कोई भी प्रॉब्लम है उस पर प्रॉब्लम की सिचुएशन, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन यहाँ तक पहुँच रहा है उसका, कि वो इसके आसपास के ही रिस्पॉन्स कर रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो क्या हो गया, तो उससे उसकी वो सर्टेन रेंज होगी, वो उसका मॉडल पॉइंट हो गया, तो वो उन सारी चीज़ों की कवरेज कर लेता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, कॉमन नॉर्म। कॉमन नॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक बिल्कुल कॉमन चीज़ हो गई कि वहाँ तक आके वो रुक जाता है, उससे आगे वो जा ही नहीं रहा। तो इससे क्या होता है कि कॉमन नॉर्म की क्या बन गई, क्या हो जाता है, ये फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, और हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि सब्जेक्ट अकेला है या फिर उसके साथ कोई और भी है। सब्जेक्ट इज़ अलोन और सब्जेक्ट इज़ विद समवन एल्स। देखो, अब ये तो बेसिक चीज़ थी। जब आप पेपर में लिखोगे तो आपको ये लिखना है। जब अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स का क्वेश्चन आ गया तो आपको ये चीज़ बतानी है, क्योंकि इसके बाद ही तो आप ये बताओगे ना कि हम फॉर्मेशन करते कैसे हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे शेरिफ ने एक्सपेरिमेंट किए थे। किसने किए थे, शेरिफ, नाम याद रखना। ये फॉर्मेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स में इसका बहुत बड़ा रोल है शेरिफ का। शेरिफ ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले क्या किया, उसने एक इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट किया। फिर इसमें क्या किया इन्होंने, जो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या किया गया कि एक बिल्कुल कमरे में एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल, एक ही पर्सन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें क्या किया कि मेटल का एक बॉक्स ले लिया और उसमें एक छेद कर दिया। जैसे ये कोई बॉक्स है और इसमें कोई छेद कर दिया, और इस बॉक्स में जो छेद किया है उसमें से क्या है कि जो रिसोन क्या होता है, हमारा स्टिमुलस का जो लाइट है ना, ये छेद था बिल्कुल, इसमें से स्टिमुलस की लाइट को पास करवाया गया। ठीक है, और ये जो लाइट थी इसको, मतलब जो सब्जेक्ट था हमारा कमरे में बैठा हुआ था, उस सब्जेक्ट को ये लाइट दिखाई गई कि ये लाइट आ रही है, ये आपका क्या होगा, ये आपका स्टिमुलस है, स्टिमुलस होगा ये आपका। ठीक है, ये लाइट उसको दिखाई गई, और ये जो सब्जेक्ट बैठा था ये, और इस लाइट की जो यहाँ जो लाइट आ रही थी उसका डिफरेंस कितना रखा गया, 5 मीटर। ठीक, इसके अलावा कुछ और ऐसा कुछ जो समझना है। देखो, अब देखो इसके लाइट और इस सब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस कितना था, 5 मीटर का। और जो सब्जेक्ट जिस चेयर के ऊपर बैठा था ना, ये सब्जेक्ट जिस चेयर के ऊपर बैठा है इसके पीठ नहीं थी, यानी कि बैक नहीं थी उस चेयर की, बिना बैक की चेयर थी ये। ठीक, उस कुर्सी पे उसको बिठा दिया गया। उसके बाद क्या किया कि उसके सब्जेक्ट के सामने एक मेज रखी गई,
और उस मेज़ के ऊपर क्या रखा, टेलीग्राफ की रख दी। अब ये क्या था, अब देखो इसमें जो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट है ये, इसमें जो सब्जेक्ट हमारा उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई, उसको इंस्ट्रक्शन दी गई कि ये कमरा बिल्कुल अंधेरे का होगा, इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा होगा, बाहर से आपको कोई लाइट दिखाई नहीं देगी। और जब दिखाई देगी, यानी कि जब उसने एक्सपेरिमेंटर ने बोला कि सब्जेक्ट को कि आपको बिल्कुल एक अंधकार में, यानी कि एक अंधेरे के कमरे में रखा जाएगा, तो मैं आपको तैयार होने के लिए एक सिग्नल दूंगा, और वो सिग्नल क्या होगा कि एक लाइट दिखाई दूंगा, एक लाइट का ये पॉइंट है जो ये आपको दिखाई देगा। कुछ टाइम के बाद ये जो लाइट है ये चलना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही आप इसे चलते हुए देखेंगे तो आपको वैसे ही इस कुंजी को दबाना है। इसको इसके सामने जो बॉक्स रखा गया, टेबल रखी गई थी, उसके ऊपर जो टेलीग्राफ की थी, ये बोला गया कि जब आपको वो लाइट मूव करती हुई दिखे तो आपको उसको प्रेस करना है। ठीक, कुछ सेकंड के बाद वो जो प्रकाश था, यानी कि जो लाइट थी, वो गायब ही हो गई। फिर यह बताना है आपको, फिर ये बताना था, मतलब सब्जेक्ट को ये बताना था कि ये जो लाइट है ये कितनी दूरी तक चला था, यानी कि ये लाइट यहाँ पे आई, फिर वो मूव की, ये बताना था कि यहाँ से लेके और वहाँ तक इसका डिफरेंस क्या था, कितना मूव किया इसने, आपको ये चीज़ बतानी थी। आप जितना हो सके उतना, मतलब इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट को एक जितना हो सके ना उतना एक्चुअल बताने की कोशिश करनी चाहिए कि उसको क्या लग रहा है कि कितना डिफरेंस, कि कहाँ तक ये मूव किया है। ठीक, जब सब्जेक्ट यह दर्शाने के लिए कुंजी दबाता है तो उसे गति में प्रकाश का अनुभव हो रहा है। उस समय से लेकर 2 सेकंड तक का प्रदर्शन काल रखा गया, यानी कि इसमें क्या बताया कि ये जो पॉइंट था, यहाँ लाइट आई और जब वो प्रेस करेगा उसको, वहाँ से लेके सिर्फ 2 सेकंड तक में कितना मूव किया उस लाइट ने, सिर्फ ये बताना है उसको। ठीक, समझ में आई ये चीज़। अब देखो ये हो गया, उसने जो टेलीग्राफ की थी, जो ये प्रेस कर दी, उसके बाद क्या करना है कि सब्जेक्ट का वर्बल रिस्पॉन्स लेना है। क्या लेना है? वर्बल रिस्पॉन्स, यानी कि अब तुम बोल के बताओ कि ये लाइट मूव की, कितने मीटर इसने मूव किया, कहाँ तक इसने किया, फिर कितने सेंटीमीटर, कितना इसने मूव किया, ये अब उसको बोल के बताना होता है। ऐसा करके उसको 100 टाइम्स के लिए किया जाता है इसे। ठीक, ये तो था हमारा इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट। इसका रिजल्ट क्या निकला कि जब सब्जेक्ट पे जब एक्सपेरिमेंट किए तो उसकी एक, देखो कोई भी चीज़ होती है इसमें रिजल्ट को छोड़ो, देखो मेन चीज़ क्या होती है, यहाँ से लेके 2 सेकंड में कहाँ तक मूव कर लेगा उसकी। अब देखो एक तो ऐसे कर दिया बिल्कुल मूव, थोड़ा ऐसे किया, लेकिन एक आइडिया बार 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 हमारे साथ जो चीज़ हो रही है उसका हमें पता चल जाता है ना कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में, 2 सेकंड में यहाँ तक मूव हुआ है ये। तो इसका रिजल्ट इन्होंने क्या बनाया था, इसके रिलेशन में इन्हें क्या पता चला कि जो सब्जेक्ट ने जो बनाया, क्या बनाया था वो, उसका जो रेंज स्केल था वो, और उसका जो रेफरेंस पॉइंट था, उस अकेले के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट बन गया। फिर क्या मतलब उसको आइडिया लग गया उस चीज़ का। ये था इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट। दूसरा देखो, इंटरेक्शन कंडीशन इन द एक्सपेरिमेंट। इंटरेक्शन कंडीशन क्या होती है? जब हम रिस्पॉन्स करते हैं। देखो अब इसमें क्या है, इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है। देखो इंटर एक्शन, किसी भी चीज़ के साथ या किसी चीज़ के बीच में, या किसी चीज़, मतलब कोई भी सिचुएशन है, इंटरेक्शन उसके अंतरक्रिया, अंतरक्रिया से आपको अंदाज़ा लग गया, और इंटरेक्शन वर्ड से भी पता चल जाता है। इसमें क्या है कि देखो, एक तो अकेला आदमी कोई काम करे, एक उसके आसपास कोई हो। तो अकेला आदमी जब काम करता है वो तो थोड़ा सैड सैड सा, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, कहीं मैं गलत जवाब दे दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, होता है ऐसे, ग्रुप में भी है। लेकिन क्या कि जब किसी भी इंडिविजुअल के आसपास कोई होता है तो वो इतना सैड नहीं होता, यानी इतनी उदासीन सिचुएशन नहीं होती। वो थोड़ा फ्री माइंड से भी सोचता है, उसको ये लगता है कि हाँ मेरे आसपास चलो कोई है, कि मैं अकेला नहीं हूँ। उसके दिमाग में ये चीज़ें होती हैं। तो कोई भी व्यक्ति है जो एक स्टिमुलस सिचुएशन में ऐसी तत्परता, यानी कि तत्परता क्या होता है, रेडीनेस, तत्परता होता है रेडीनेस। किसी भी सिचुएशन के लिए जो सब्जेक्ट क्या है आपका स्टिमुलस है, उसके लिए रेडीनेस, मोटिवेट होना,
और क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या है किसी भी चीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक, तो उसमें जब उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन होती है किस बेसिस पे, किसी भी इंडिविजुअल की या फिर सब्जेक्ट की रेडीनेस क्या है, वो मोटिवेट कितना है, उसका एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ों का जो होता है उसके रिस्पॉन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब देखो, जो सब्जेक्ट होता है उसको इंटरेक्शन किसी भी सिचुएशन में, जो हमने सिचुएशन क्रिएट किया उसमें इंटरेक्शन के लिए उसको दो तरीकों में से किसी एक तरीके में रखा जाएगा। कौन कौन से में से? सबसे पहले तो क्या है कि सब्जेक्ट पर अकेले एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उसके जो रिस्पॉन्सेज की परिस्थिति थी उसको उस किस में डाला गया कि अब तू तेरे को रिस्पॉन्स करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चल जाए कि एक सिचुएशन में वो अपने एटीट्यूड्स के हिसाब से जो रिस्पॉन्स करने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या कि एक तो सिचुएशन हम पहले से उसको ये बता दें कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, तेरे को इसके लिए रिस्पॉन्स करना है, और दूसरा हम उसको बिना कुछ बताइए ऐसे किसी सिचुएशन में डाल दें कि उसको पता ही ना हो कि ये सिचुएशन क्या हो रही है, तेरे को क्या करना चाहिए। इन दो तरीक़ों में उसको अलग अलग एनालाइज किया जाता है। ठीक, इसी तरीके से जो शेरिफ था उसने और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब देखो फर्दर एक्सपेरिमेंट ऑफ नॉर्म्स फॉर्मेशन, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बता देती हूँ 1954 का। वो एक्सपेरिमेंट था ब्लैक एंड ब्रेचम का। तो उसमें क्या था, उसने जो स्टडीज़ करी थी, ये बाकी तो सारी शेरिफ की थी, अब हम एक देख लेते हैं ब्लैक एंड ब्रेचम की 1954। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बताया था कि कोई भी ग्रुप है और उस ग्रुप के जो बाकी के जो सब वो होते हैं, सदस्य होते हैं, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इंडिविजुअल को अफेक्ट या इफ़ेक्ट करने के लिए फिज़िकली प्रेजेंस होना ज़रूरी है। फिज़िकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती। ठीक, देखो फिर फिज़िकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती, उसने ये बात बोल दी किस चीज़ के लिए कि कोई भी हम कॉमन नॉर्म की जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए अदर ग्रुप मेंबर्स का फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं होता है। उसने जो स्टडीज़ करी थी उसमें क्या बताया था, उसने अपने सब्जेक्ट को बताया कि जो आपके जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं यानी कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो साथ वाले कमरे में बैठे हैं, उसको ऐसा बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वहाँ पे टैप रिकॉर्डर रखे हुए थे दूसरे कमरे में, उस सब्जेक्ट को आवाज़ें सुनती रही। तो क्या हुआ, उसको मतलब उसको ऐसा कुछ ये अकेला अकेला सा फील नहीं हुआ। तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया कि किसी भी अनदर इंडिविजुअल या ग्रुप मेंबर्स का होना प्रेजेंस, फिजिकली प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं होता है किस चीज़ के लिए, कोई भी कॉमन नॉर्म की फॉर्मेशन के लिए। ठीक, ये 3 एक्सपेरिमेंट हो गए। उसके बाद क्या है, अब बात हम बच्चों की कर रहे हैं कि नॉर्म फॉर्मेशन इन चिल्ड्रन, बच्चों में कैसे हम करें कि बच्चों में हमें नॉर्म्स की फॉर्मेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे उनमें। इससे रिलेटेड देखो अब आप जो आपके मर्फी एट ऑल थे ना, उन्होंने एक बुक लिखी थी एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी, चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं PSY साइकोलॉजी। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी तो उसमें उन्होंने क्या किस बारे में जिक्र किया था, मोरल जजमेंट के, मोरल जजमेंट। इससे रिलेटेड उन्होंने क्या लिखा कि जो हमारे मोरल जजमेंट होते हैं उनको पिछली पीढ़ी, जो पीछे वाली पीढ़ी है उनसे लिया जाता है। हाँ, देखो कोई भी बच्चा है अपने माँ बाप को देख के सीखता है, अपने बड़े भाई बहन को, अपने दादा दादी को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, स्कूल कॉलेज जहाँ भी हो जाता है उनको देख, यानी कि अपने साथ वाले या उससे एक में सबसे पहले क्या होता है वो अपने परिवार से सीखता है, और उससे पहले वाली एक पीढ़ी होती है वहाँ से उनको वो सीखता है। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा कि जो मोरल जजमेंट होती है उसको पिछली पीढ़ी से उसी रूप में अर्जित किया जाए या नहीं किया जाए, मतलब
एज इट इज़ तो हम किसी चीज़ को नहीं कर सकते ना कि हम अपनी फैमिली के जो हमारे बड़े हैं जो उनके बिल्कुल एग्जैक्ट ही पैटर्न को फॉलो करें, हम उनके जो मोरल उनके एथिक्स थे हम उनको फॉलो करें, नहीं, कुछ ना कुछ चेंज तो होता ही है। किस बेसिस पे चेंज होता है कि बच्चे की नीड क्या है, और अन्य जो घर में होते हैं या बाहर वाले जो लोग होते हैं उसका जो रिस्पेक्टिंग वे है वो किसकी किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं उसके घर वाले, या फिर उसी को देख के वो कुछ कुछ चीज़ें अपने परिवार से सीखता रहता है। तो बच्चे के जो ये होते हैं हमारे जो मोरल डिसीजन होते हैं उसके बीच में कई बार होता है, क्योंकि हम बच्चे को बोलते हैं कि झूठ मत बोलना, लेकिन वो देखता है कि पेरेंट्स भी तो झूठ बोल रहे हैं। बच्चे को हम जो भी सिखाते हैं वो खुद सिखाते हैं, उसमें बच्चे का खुद का कोई ये नहीं होता है कि वो अपनी मर्जी से सीखता नहीं है, ये कहने की बातें हैं। लेकिन जो बच्चा होता है वो सीखता कहाँ से, वो अपने पेरेंट्स से ही सीखता है, वो मोरल एथिक्स उसके वही बनाते हैं। अब तुम देखो जो मोरल एथिक्स होते हैं, जो मोरलिटी होती है जो बच्चे की, वो 4 स्टेज में होती है, 4 स्टेजेस में होती है। देखो कौन कौन सी में, सबसे पहले क्या, पहले से जो स्टेज होती है उसमें वे सब कुछ करते हैं जो कुछ अन्य चारों तरफ वो अपने व्यक्ति को करते हुए देखते हैं। यानी कि बच्चे ये देखें कि बड़े कुछ कर रहे हैं तो बच्चे वही करेंगे। जैसे अगर वो किसी की पिटाई होती देखेंगे तो अपने घर पे आके वो वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे घर वाले आपस में बोलते हैं वो बिल्कुल उसी पैटर्न में बोलने लग जाते हैं। दूसरा क्या है, वहाँ पे जो उनका जो मोरलिटी है वो उनकी मोरल रियलिज्म, वो उस चीज़ को मतलब क्या होता है कि उसमें अपना वो जो उनकी थिंकिंग है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट करने लग जाते हैं। देखो जैसे खेल के नियम होते हैं उनको वो दृढ़ता से लागू करते हैं।